देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की यहाँ से शुरुआत होती है। जो मैकेनिक्स है, सबसे पहली बात तो मैकेनिक्स का मतलब क्या है। यहाँ पे मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। देखो मैकेनिक्स, देखो ये जो है ना, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कोई मोशन हो रही है तो क्यों हो रही है, और उसके पीछे मतलब कोई मोशन हो रही है पहले तो उस मोशन को स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मोशन को स्टडी करने का मतलब है कितने टाइम बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, उसकी स्पीड कितनी है, किस रेट से घट रही है बढ़ रही है, मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक कॉज ऑफ मोशन, कि वो मोशन आखिर हो क्यों रही है, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन, इसको हम दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। दूसरा डायनामिक्स है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि ये काइनेमेटिक्स में तो हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और डायनामिक्स क्या है, कॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बताइए, कॉज ऑफ मोशन के बारे में। इसमें मोशन को स्टडी नहीं करते, वो आखिर मोशन हो क्यों रही है, उसको कौन करवा रहा है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कोई बॉडी जैसे अर्थ सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सिर्फ अर्थ सर्कुलर पाथ में घूम रही है, इसका डिस्कशन करेंगे काइनेमेटिक्स में। लेकिन वो क्यों घूम रही है, इसका डिस्कशन करेंगे डायनामिक्स में। समझ में आ गई बात आपको। जैसे कि यहाँ पे अगर मतलब मान लो कि एक मैं पत्थर को एक रस्सी से बांध के इस तरीके से घुमाऊँ तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो उसकी सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे काइनेमेटिक्स में। लेकिन वो क्यों घूम रही है, कौन से फोर्सेज लग रहे हैं उसके ऊपर, वो डिस्कस करेंगे हम लोग डायनामिक्स में। समझ में आ रही है बात आपको। अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम के अंदर तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, तो ये हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में। लेकिन वो आखिर घूम क्यों रहा है ये डिस्कस करेंगे हम लोग डायनामिक्स में। सुनो, अब काइनेमेटिक्स में तो सिंपल सी बात है, क्या क्या है। देखो आपको पहले तो ये पता होना, मेनली 11th में मैकेनिक्स है, ठीक है, आप सबको पता है इस बात का। मेनली यानी कि 60% पार्ट आपका कवर हो जाता है अगर आपने मैकेनिक्स को समझ लिया तो। मैकेनिक्स के अंदर मेनली देखो काइनेमेटिक्स में तो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना, एक सर्कुलर मोशन है, बस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। ये तो हो गए किसके अंदर, काइनेमेटिक्स में, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ठीक है, उसको मोशन इन वन डी भी बोल देते हैं। और एक हो गया बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, और एक हो गया बताइए सर्कुलर मोशन डायनामिक्स में भी पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन डायनामिक्स में पढ़ेंगे। ग्राफ्स इसी के ग्राफ होते हैं, इसी के अंदर आ गया, ठीक है ना। एक रिवर और रेन के अंदर, एक रिवर कंसेप्ट और रेन कंसेप्ट में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी वही है 1D 2D, मतलब जैसे वो भी इसी का ही पार्ट समझ लो। मेन ये मेजर टॉपिक ये वाले हैं, इसके अंदर। इसके अंदर अगर मेजर टॉपिक्स की बात करूं तो ये लॉज ऑफ मोशन इसके अंदर हो गया, ठीक है। जितने भी फोर्सेज हैं उन फोर्सेज का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। मेनली जो फोर्सेज है, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, एक स्यूडो फोर्स होता है। तो फोर्सेज का डिस्कशन हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है ना। एक इसके अंदर वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। एक इसके अंदर हो जाएगा आपका रोटेशन भी इसी में है, सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन मोमेंटम कोलिजन इसी में है, सेंटर ऑफ मास सीएम कंजर्वेशन मोमेंटम सीएम कोलिजन इसी के अंदर है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन भी डायनामिक्स के अंदर ही है, ठीक है ना। मेनली इतनी है मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स इतनी है, न्यूटन ने बनाया था ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसलिए इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, इसको आगे वैसे तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके कारण उसके आगे भी मैकेनिक्स ही लगा हुआ है वैसे तो वो, लेकिन वो न्यूटन ने नहीं बनाई थी, ठीक है ना। वो भी एक मैकेनिक्स है लेकिन वो अलग टाइप की मैकेनिक्स है, उसका और इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो हीट एंड थर्मो भी मैकेनिक्स का ही एक पार्ट मानी जाती है, लेकिन यार वो मैकेनिक्स अलग है, वो न्यूटन ने नहीं बनाई थी, वो एक अलग, मतलब उससे इसका और इसकी आपस में कोई सिमिलर, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बताया, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन मोमेंटम, कोलिजन, ग्रेविटेशन, सब कुछ ये सारा का सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो आपको ये पता लग गया कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, समझ में आ रही है बात आपको। अब हम शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं। और काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में किस बात का फर्क है, इसमें हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं और इसमें बताइए कॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना।
तो शुरू किया जाए। अच्छा एक और चीज़, इसकी सारी क्लासेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और ये फिजिक्स टफ इसलिए लगती है, आप एक भी क्लास छोड़ के देखो अगली क्लासेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा उसके इसमें, और ना ही आपको उतना अच्छे से मतलब जो या तो मैकेनिक्स ये किसी बच्चे का मतलब बिल्कुल फेवरेट होता है ये टॉपिक, या फिर ये बिल्कुल नहीं आता होता, दोनों में से एक ही काम होता है, बीच बिचाला वाला काम नहीं है इसमें। मैकेनिक्स में कोई बीच का कोई काम ही नहीं है, बाकी हर टॉपिक में हर सब्जेक्ट में बीच का काम है, एवरेज सी आती है। मैकेनिक्स में जो बच्चा एवरेज सी कह रहा है ना उसको कुछ आता ही नहीं, इसका मतलब तो ये है, इसमें एवरेज कुछ नहीं होता, या तो ये बहुत अच्छे से आती होती है या बिल्कुल भी नहीं आती होती, ठीक है ना। बीच में तो मतलब जो है क्वेश्चन सोल्व नहीं होते उससे फिर, ठीक है। अच्छा एक और खास बात है मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स के अंदर आपको फॉर्मूले नहीं लगाने, ठीक है ना, फॉर्मूले से तो क्वेश्चन होते ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर जो बच्चा फॉर्मूला बाज है, फॉर्मूला बाज मतलब हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की सोचता है, ठीक है ना, तो उससे मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं लेने वाले। इसमें तो हर क्वेश्चन को पहले सोचना ही पड़ेगा। यार फिजिक्स में भी ऐसे चैप्टर हैं जिसमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, जिसमें फॉर्मूला बाज बनना पड़ता है, ठीक है ना, है ऐसे चैप्टर। यूनिट एंड डायमेंशन तो फॉर्मूले ही काम आएंगे बस, ठीक है ना, उसमें तो लगाना ही फॉर्मूला, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसमें मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला नहीं लगाना इसमें, ठीक है। और मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके 90% क्वेश्चंस को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, ठीक है, सोच के कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। फॉर्मूला तो बस थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चंस में, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में टाइम को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग लगा देते हैं बस, ठीक है ना, मतलब थोड़ा टाइम थोड़ा कम लगे कुछ क्वेश्चंस में, सब में नहीं लगता कम, कुछ एक में लगता है, ठीक है, वो देख के पता लग जाएंगे आपको। खैर इसको इसके अंदर करना क्या, थोड़ी तपस्या आपको करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब ये कि कोई चीज़ ना समझ आए तो उसके पीछे मतलब जो ना लगे रहना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, सोचते रहना पड़ेगा। ये आपका ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितने आप क्लास में क्वेश्चंस पुट करोगे, जितना ज़्यादा हमारे बीच में डिस्कशन होगा। हो सकता है कि कई बार बिल्कुल ही कमज़ोर सा बच्चा और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है और उसका जवाब ऐसा हो जाता है कई बार कि पूरी क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जितने क्वेश्चंस पुट करोगे आप उतने ही बेनिफिट में रहोगे। समझ में आ रही है बात आपको। शुरू करें हम लोग, शुरुआत करते हैं इसकी काइनेमेटिक्स से, ठीक है। काइनेमेटिक्स में क्या बताइए सबसे पहले तो। काइनेमेटिक्स में हम क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडीज, ठीक है ना, मोशन ऑफ द बॉडीज। वी डू नॉट डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज, कॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन नहीं करेंगे इसके अंदर हम लोग, ठीक है ना। मोशन ऑफ द बॉडीज का डिस्कशन करेंगे, मोशन का डिस्कशन ऑफ मोशन, सीधी सी बात ये दो शब्दों में कहना चाहो तो डिस्कशन ऑफ मोशन, मोशन का जो डिस्कशन है वही क्या है बताइए यहाँ पे, काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स का एक पार्ट होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, इसी का एक पार्ट क्या बताइए यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मोशन। हम स्ट्रेट लाइन मोशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं आज की क्लास में। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन का एक और नाम होता है मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, ठीक है ना, मोशन इन 1D। इसका एक और नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इन तीनों का मतलब एक ही है, पहले तो स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन 1D या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, राइट। अब सुनो अगली बात, ये जो मोशन है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को। एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड और एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। एक तो होता है बताइए स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड, और एक होता है क्या बताइए, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी है, राइट। अब सुनो यार, देखो अगर कोई गाड़ी बिल्कुल सीधी सीधी जा रही हो सड़क के ऊपर तो वो क्या है बताइए, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड। मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, वो बॉल ऊपर जाके नीचे आती है, ठीक है ना, वो बॉल ऊपर जाके नीचे आती है, तो बताइए वो क्या है बताइए, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी है। मैंने छत से एक बॉल को छोड़ दिया तो वो सीधी सीधी नीचे आती है, वो क्या है बताइए, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। एक ट्रेन सीधी सीधी जा रही है, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड है। समझ में आ रही होगी बात आपको। अब सुनो शुरू करते हैं। इसके अंदर जो है ये ना, जैसे कि हमने वेक्टर्स पढ़ा था, वेक्टर्स के अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने जब वेक्टर्स पढ़ाया उसकी मतलब 10 DPPs थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि भाई इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कराए मैंने, यहाँ पे भी ये एक स्पेशली ऐसे करके ये टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे,
फिर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। मैकेनिक्स में बिल्कुल वैसा ही है, मैकेनिक्स को पढ़ने का तरीका वेक्टर्स की तरह ही है, बिल्कुल सेम। उसके अंदर भी आपको ना एक एक टाइप के ऊपर काम करना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे होंगे, वो इस टाइप के आए तो ऐसे होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से काम करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। कुछ रूल्स हैं इसके अंदर, अगर वो रूल्स माइंड में सेट हो जाएं तो फिर ये समझ लो कि आपको बहुत आसान लगने वाला है सब कुछ, ठीक है। शुरू कर देते हैं हम लोग। एक तो मैं आपको बताऊं, ये और ये इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। मतलब इसके क्वेश्चंस अगर सोल्व हो रहे हैं तो इसके पक्का हो जाएंगे, किसी से भी इसके सोल्व हो रहे थे इसके पक्का हो जाएंगे। इनको सोल्व करने का तरीका एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को जो है, मतलब मैंने एक बच्चे से बोला कि स्ट्रेट लाइन मोशन आता है क्या, उसने कहा सर स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड वाले क्वेश्चन तो हो जाते हैं, वो अंडर ग्रेविटी वालों में फंस जाता हूँ मैं समझ गया इसको कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, एक ही मतलब है दोनों का। मैं अभी प्रूव करूंगा क्लास के अंदर कि इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर एक आता तो दूसरा पक्का आता होगा, कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। शुरू करते हैं हम लोग कहानी को। देखिए आप मान लो, देखो पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट लाइन मोशन के जो क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए आपको देखो 4 इक्वेशंस का पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। 4 इक्वेशंस हैं जो कि हम सबको पता है, हम उन चारों इक्वेशन को हम फिर भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा एक बार अप्लाई भी करना सीख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार इक्वेशन से ही होता है सोल्व, ठीक है ना। और ले दे के हर क्वेश्चन उन 4 इक्वेशनों से होता है, वो बेस हैं वो चारों इक्वेशंस। क्या हैं वो चारों इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन? पहली इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है बताइए s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है बताइए? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ इक्वेशन क्या होती है? Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये होती है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पर ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, ये आपको फोर्थ इक्वेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखो मैं पहले ही चारों इक्वेशन समझाता हूँ क्या है इनके अंदर। u सभी इक्वेशंस के अंदर, सभी इक्वेशंस के अंदर u क्या है बताइए? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी हियर। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है किसी गाड़ी की, ठीक है। v को हम फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं, लेकिन है क्या ये फाइनल वेलोसिटी? मतलब जब हमारी ऑब्जर्वेशन बंद होगी किसी जनरल टाइम पे वेलोसिटी, t इक्वल टू t पे वेलोसिटी जब पूछी गई है फाइनली, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे पूछा गया है हम वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं उसको, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी। s यहाँ पे a क्या है बताइए? एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे s जो है, यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। s क्या है यहाँ पे बताइए? s इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और t यहाँ पर टाइम है, ठीक है। अब सुनो, इस इक्वेशन के अंदर आपको, इसके अंदर जो है ना, सुनो आप ध्यान से, इसके अंदर एक तो कंडीशन है, दो तो इन इक्वेशनों को लगाने के लिए देयर आर द 2 कंडीशंस टू अप्लाई दिस इक्वेशंस। पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन तो ये कि एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बताइए? यूनिफॉर्म होना जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगा पाओगे। एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगेंगी, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज़ है। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बच्चे जो ना वहाँ लगा देते हैं इक्वेशन। मैं कहता हूँ ये इक्वेशन यहाँ लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर? उसका आंसर ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। वहाँ यही बताना पड़ता है कि आप ध्यान से देखो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, एज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। अगर आपसे डिस्टेंस पूछी गई हो तो आप ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं कोई भी। एस जहाँ पे एस है वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस में अगर बॉडी अगर सीधी सीधी जा रही है, बिल्कुल बॉडी अगर बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, वापस लौट के नहीं आ रही, फिर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। अगर कोई बॉडी सीधी सीधी जा रही है, वापस लौट के नहीं आ रही, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। तो उसमें लगा लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वही डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर बॉडी वापस लौट के आई तो डिस्प्लेसमेंट अलग होती है और डिस्टेंस अलग होती है उस केस में। समझ में आ रही है बात? अगर कोई बॉडी 5 मीटर आगे गई और 3 मीटर पीछे आ गई वापस, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी? 8 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस केस के अंदर? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर बॉडी बिल्कुल सीधी सीधी जाए, वापस लौट के ना आए, फिर तो डिस्टेंस भी वही हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी वही हो जाएगी।
ठीक है ना, यस। एस यहाँ पर क्या बताइए इन इक्वेशंस में, डिस्प्लेसमेंट। एक मन में और क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे इसके अंदर भी और यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट निकलेगी, यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट निकलेगी, तो सर फर्क क्या हुआ दोनों के अंदर। सुनो आप, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 से लेके टी टाइम तक डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए है, और इससे nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। जैसे कि मान लो इसमें आप t की वैल्यू 5 पुट करते हो, t की वैल्यू मान लो 5 पुट करते हो, तो इस इक्वेशन में जो t की वैल्यू 5 पुट की हुई है उससे क्या मिलेगा हमें, इससे मिलेगा 0 से लेकर 5 तक की डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट बताइए, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 तक की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। और यहाँ पे अगर n की जगह 5 पुट कर देते हो आप, किसकी जगह बताइए, n की जगह अगर आप 5 पुट कर देते हो तो सिर्फ 5वीं सेकंड की डिस्प्लेसमेंट पता लगेगी, ओनली 5th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट हमें पता लगेगी। किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ती है। जैसे कोई ये कहे कि 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग, 8, तो n की वैल्यू 8 पुट करते ही 8वीं सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आपके पास निकल के आएगी। और इसमें t की वैल्यू अगर आप 8 पुट करते हो तो 0 से लेकर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 8 तक की डिस्प्लेसमेंट आपके पास निकल कर आ जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, ये कोई शक है किसी को इस बात में, आगे बढ़े हम लोग, इतना समझ में आ गया होगा सभी को, यहां तक कितनों को समझ में आ गया, गुड। ये चारों इक्वेशन टिप्स पे हो गई होंगी। ये तो ना मतलब ये वाली इक्वेशन अगर एक IIT नीट एस्पिरेंट है तो उसको जो याद करने वाली चीजें हैं उसमें तो वो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतता, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि अगर जिसको याद करने वाली चीजें नहीं पता तो वो तो बाहर है यार, कंपटीशन से ही बाहर है, सोच लो समझ लो, वो तो मतलब नहीं आ सकता यार। 600 प्लस नंबर लेने हैं वो नहीं आते, फिर मतलब ही नहीं है, वो 500 प्लस भी नहीं आएंगे फिर, क्योंकि वो तो ये जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। सिलेक्शन तो तभी होता है जब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप आधे से भी आधे टाइम में कर देते हो। अगर 1 घंटा फिजिक्स के लिए मिला हुआ है तो पहली 15 मिनट में आधे क्वेश्चन सोल्व होना जरूरी है, अगर आपको 150 प्लस नंबर लेने हैं तो, ठीक है ना। 150 प्लस नंबर लेने के लिए अगर 1 आवर के लिए कितनी 1 आवर में कितने क्वेश्चंस मिलने हैं आपको, 45 क्वेश्चंस करने हैं, तो 45 में से पहले 30 क्वेश्चन आधे घंटे में होना जरूरी है। कोई अगर पहले 30 हो चाहे कोई भी 30 हो, मतलब आगे पीछे से मिला के अगर 30 क्वेश्चंस आधे घंटे में नहीं हो रहे तो आप कंपटीशन से बाहर होगे, फिर तो क्लियर कट सी बात है। और ये वाले कैसे होंगे, ये जो इजी वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन है, उनको पता चले फॉर्मूले के। अच्छा एक और बात, ये मत सोच लेना कि फॉर्मूले मुझे सारे याद हो गए तो मुझे फिजिक्स आ गया, ऐसा भी नहीं है, या मैं मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो एक कंपलसरी चीज़ है, मतलब जैसे, ठीक है ना। अब सुनो, ये तो नीट की तैयारी वास्तव में शुरू करने से पहले याद होने चाहिए ये वाले तो, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ से समझो कि जब अगर मतलब टीचर क्लास में हमारे पूछ लेता था कि बीच बीच में चलती क्लास में फॉर्मूला पूछ लेते, मान लो किसी बच्चे को नहीं पता तो पहले क्लास से बाहर निकालते थे, पहले जाके तो तैयारी करके थोड़ी बहुत, फिर जाके IIT की तैयारी करना, आ गया IIT मुंह उठा के IIT करूंगा, बाहर निकल यहाँ से, पहले किसी स्कूल काल के टीचर से पढ़ गया, फॉर्मूला याद करके आ पहले, ऐसे बोलते थे, ये सिचुएशन थी। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूले ना पता होना, ये चारों ना पता होना तो यार बड़ी बेशर्म वाली बात है, मतलब जो है, ठीक है ना। ये तो यू टिप्स पे होने चाहिए यार, v इक्वल टू u प्लस AD, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, sn इक्वल टू u प्लस a बाई 22 n माइनस 1, n यहाँ पे n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड इक्वेशन में s t की वैल्यू 5 पुट करके पहली 5 सेकंडों की डिस्प्लेसमेंट आएगी। एक इसी कंडीशन ये भी टिप्स पे होना जरूरी है, s इज नॉट द डिस्टेंस इट इज द डिस्प्लेसमेंट, s इज नॉट द डिस्टेंस इट इज द डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म, ये दोनों कंडीशन। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये तो टिप्स पे है, मतलब इनको भूलने का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई 1% मतलब नहीं इनको भूलने का, तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे शुरू करें अब सुन लो, शुरू करते हैं अगला डिस्कशन। इसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैं बिल्कुल एक 0 लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मैं आपको ये कह दूँ कि यहाँ पर एक गाड़ी है जैसे, ठीक है, यार वो गाड़ी थी कहाँ गई, फील आएगा थोड़ा सा इससे। ये गाड़ी है भाई यहाँ पे, अब ये वाली जो गाड़ी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज 0 और एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यहाँ पर एक गाड़ी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बताइए 0 है, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बताइए। अच्छा एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे ए लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे किसी की यूनिट आपको लिखी हुई मिल जाए ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो समझ जाना कि ये एक्सेलरेशन ही है,
कई बार बच्चा बोलता है सर आपने बताया नहीं 10 मीटर पर सेकंड क्या है, अरे यार इसमें पूछने वाली क्या बात है, ठीक है ना। इसके अंदर एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये कह दूं कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स एंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट बतानी, वेलोसिटी बतानी 4 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, और पहली 4 सेकंडों की डिस्प्लेसमेंट बतानी है। आपको आंसर नहीं बोलना, मन में बस सोचना है कैसे करेंगे इसको। आंसर मुझे पता है कई बच्चों ने तुरंत कर दिया होगा देखते ही इसको, ठीक है ना, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो हमारा, मतलब जो है ना, बाकी हमें इस क्वेश्चन को करके दिखाना है। सुनो कैसे करेंगे, देखो आप यार, देखो एक और प्रॉब्लम है कि ये इक्वेशन कब कौन सी लगाए मैं ये नहीं पता लग पाता। देखो आप, अब ये जैसे था, इसमें ना ये नहीं पता लग पाता कब कौन सी इक्वेशन लगाएं। यार सुनो, अक्सर u और a गिवन होंगे, अक्सर क्वेश्चंस में u और a क्या होंगे बताइए, पता ही होंगे हमें। तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके अंदर जो है, ये जो पहली इक्वेशन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बताइए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज कॉल्ड VT रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। और ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज द ST रिलेशन है, ये ST रिलेशन है। ये वाली इक्वेशन है VS रिलेशन, ठीक है ना। मेनली तो ये 3 इक्वेशन ज़्यादा यूज होंगी, और ये तो साफ साफ दिखाई दे रही है किसी nth सेकंड में निकालने के लिए है, ये अलग है इन तीनों से। इसमें u और a तो गिवन होते हैं 99% क्वेश्चंस में, u और a गिवन होते हैं, ठीक है। तो टाइम देके अगर वेलोसिटी पूछ ले तो आप पहली इक्वेशन लगाओगे, वेलोसिटी देके टाइम पूछ ले तो भी पहली इक्वेशन लगाओगे, टाइम देके डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट देके टाइम पूछ ले तो सेकंड इक्वेशन लगाओगे, और डिस्प्लेसमेंट देके फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, और या फिर फाइनल वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो आप थर्ड इक्वेशन लगाओगे, ठीक है। ये VS रिलेशन है, ये ST रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। अगर आप मतलब मुझे बोलो कि सर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दी हुई टाइम निकालना है, ठीक है, तो मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा, सीधी सी बात है। सर फाइनल वेलोसिटी दी हुई है किसी क्वेश्चन में और डिस्प्लेसमेंट बतानी है, थर्ड इक्वेशन लगेगी। डिस्प्लेसमेंट देके फाइनल वेलोसिटी, थर्ड इक्वेशन लगेगी। टाइम देके फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन, या फिर फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन लगेगी। क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही पता लग जाता है कौन सी इक्वेशन लगेगी। अच्छा एक और बात बताएं आपको कि फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इन चारों इक्वेशन में सोल्व ना उसके, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है, थ्योरी इतनी है इसकी, सारे क्वेश्चन इन इक्वेशनों से हो जाएंगे। तो फिर सर खत्म हो गया इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। सुनो, स्ट्रेट लाइन मोशन के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन इक्वेशनों के भरोसे रहोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा कई बार। अब सारा गेम इस चीज़ का, हम टाइम कैसे बचाएं इन, अच्छा कोई भी क्वेश्चन आपको इन इक्वेशनों से तो करना आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शॉर्टकट सीख रहे हैं। हर क्वेश्चन में आपसे करो मत, लेकिन है ना, आपको शॉर्टकट हर बार हर जगह काम नहीं आता, तो आपको इन इक्वेशन से तो हर क्वेश्चन करना ही आना चाहिए। कितना भी टफ क्वेश्चन आप मेरे पास लेके आओगे तो मैं इन इक्वेशनों से कर दूंगा किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है ना। और इससे अगर बहुत लंबा पड़ रहा है तो वो डायरेक्ट कैसे करें उसको, ठीक है ना, फिर हमें ये सीखना है दूसरे नंबर पे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगली बात सुनिए आप ध्यान से। अभी ये मैंने क्वेश्चन दिया था, जैसे इसमें आपको इनिशियल देखो एक्सेलरेशन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, मैंने कहा था तो गिवन ही होंगे अक्सर। आपसे 4 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछी है, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछी है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट लगेगी, सिंपल सी बात है। आप इसके अंदर v = u + at लगा दो आप, तो v तो निकालना है, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 लगोगे, और टाइम की वैल्यू 4, टाइम की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4, तो कितना आंसर आएगा बताइए, 40 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। इसमें हमने प्लस साइन क्यों लगाया यार, यहाँ पे एक्सेलरेशन को प्लस कब लिखते हैं, माइनस कब लिखते हैं। आपने अगर पहले कोई तरीका पढ़ा हुआ तो भूल जाना, अभी जो बता रहा हूँ मैं वो याद रखना बस। आप इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव पुट करोगे, चाहे वो 0 हो चाहे कुछ भी हो, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या पुट करोगे आप, पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो जाए। अब स्पीड अगर बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और स्पीड अगर घट रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, बस सीधी सी बात है, ये याद रखना और यही अप्लाई करना हर क्वेश्चन में। जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी हमें निकालना है S = u, सेकंड इक्वेशन, अब ये क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, टाइम दिया हुआ है, टाइम देके डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं ना, ut + ½ at² लगा दो आप। u की वैल्यू बताइए इसमें
0। टाइम की वैल्यू फिर कुछ भी पुट कर लो आप चाहे टाइम की वैल्यू, तो फिर ठीक है ना, टाइम की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे 10 और टाइम की वैल्यू 4। व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट 80 मीटर। 80 मीटर आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको पहले वाले को तो डायरेक्ट बता सकते थे आप, क्योंकि यार एक्सेलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, पर सेकंड जितनी स्पीड बढ़ती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, पर सेकंड जितनी वेलोसिटी बढ़ जाती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर मान लो कि एक बार एक्सेलरेशन में समझा रहा हूँ, किसी बच्चे को ना पता हो तो, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है कि बेसिक से हो हर चीज़, ठीक है ना। एक्सेलरेशन अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो एक बार समझ लेते हैं उसको। मान लो कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और ये वाला जो छोटा बच्चा है, मान लो कि यहाँ पे छोटा बच्चा नहीं है, गाड़ी है यहाँ पे अपनी वही वाली, यहाँ पे ये वाली गाड़ी है, ये वाली गाड़ी जैसे मान लो पहले यहाँ थी, ठीक है जी, फिर क्या हुआ कि ये वाली गाड़ी 1 सेकंड बाद यहाँ आ गई, फिर 1 सेकंड बाद ये वाली गाड़ी आ गई जी यहाँ पे, फिर 1 सेकंड बाद ये गाड़ी आ गई यहाँ पे मान लो, ठीक है जी, ऐसा हुआ है। इसके अंदर जो है ना, इसकी स्पीड थी पहले 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर इसकी स्पीड होगी 1 सेकंड बाद 15 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड, ठीक है जी। ऐसा है, इसकी स्पीड t=0 पे ये वाली थी, t=1 पे इतनी होगी, t=2 पे इतनी होगी और t=3 पे इतनी स्पीड होगी इसकी। अब बताओ आपको क्या लगता है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी थी 5, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 5 ही है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, क्योंकि पर सेकंड स्पीड जो बढ़ रही है वो 5 बढ़ रही है, सीधी सी बात है यार, पर सेकंड जितनी स्पीड बढ़ेगी वो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर मैं सेम केस ले लूँ एक, यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने एक सेम केस ले लिया ऐसा, मान लो इसकी स्पीड यहाँ 5 है, इसकी स्पीड अगेन 5 है, t=1 पे आपने देखा वही वाली गाड़ी यहाँ आ गई, ऐसा नहीं कि 3-4 गाड़ियाँ, वही वाली गाड़ी यहाँ पर आई है, इसकी स्पीड अभी भी कितनी यहाँ पे 5 ही है, और इसकी स्पीड अभी भी कितनी यहाँ पे 5 ही है। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कौन बोल रहा है भाई, ये यूनिफॉर्म चलो बोल सकते हैं यार, लेकिन इस यूनिफॉर्म वर्ड से ऐसा लग रहा है कि उसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, मतलब ये कांस्टेंट, कांस्टेंट यूनिफॉर्म का मतलब एक ही है। पहले तो ये कह रही यूनिफॉर्म नहीं कांस्टेंट बोलता तो ठीक था यार, सुना यहाँ पे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब तो एक ही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यूनिफॉर्म कैसे ये बोलोगे ना यूनिफॉर्म है तो ऐसा लग रहा है कि यार एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, 5 7 2 1 कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है यार। बस जब वैल्यू पता हो तो वैल्यू बताओ ना यार, ठीक है ना, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप कोई वर्ड पे ऐसा बोल के, आप इसके एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे, और लगातार 0 रहेगा तो यूनिफॉर्म बोलना गलत नहीं होगा। समझ में आ रही है बात आपको, क्योंकि लगातार ही 0 रह रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो एक केस और समझते हैं हम लोग। मान लो मैं आपको ये कहूं दोबारा से सिचुएशन बनानी मैंने, ठीक है जी। छोड़ो इसको, देखो सुनो आप, एक केस और करवाना है मुझे तो इसको मैं अभी से कॉपी कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे t=0 पे वेलोसिटी है इसकी 5 मीटर पर सेकंड, फिर इसकी स्पीड होगी 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद होगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर बताओ फिर 1 सेकंड बाद होगी 40 मीटर पर सेकंड।
इसकी स्पीड ऐसे है, बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी, t इक्वल टू 0 पे देखा स्पीड है 5, 1 सेकंड बाद स्पीड है 10, t इक्वल टू 2 पे स्पीड है 20, t इक्वल टू 3 पे स्पीड है 40, बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। मैं पूछ रहा हूँ वैल्यू क्या होगी यार। यहाँ पे जो है ना, पहली बात तो इसके अंदर एक्सेलरेशन की कोई फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो वेरिएबल है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है की मतलब है, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म है की मतलब है, समझ में आ रही है बात आपको, टाइम के साथ बदल रहा है वो। इसके अंदर जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ही नहीं सकते इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। ये था, ये इसमें एक्सेलरेशन 0 था, इसमें एक्सेलरेशन कितना था बताइए 5, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, और इसमें एक्सेलरेशन बताया नहीं जा सकता क्या है बताइए, ये वाला वेरिएबल है। अच्छा अब सुनो, स्पीड पहले थी 100, फिर 1 सेकंड बाद स्पीड होगी 80, फिर 1 सेकंड बाद स्पीड होगी 60, फिर 1 सेकंड बाद स्पीड होगी 40, ठीक है। अभी स्पीड तो इधर है, इसमें हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे एक्सेलरेशन को नेगेटिव, स्पीड कम हो रही है इसलिए। जब स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -20। एक्सेलरेशन क्या यूज करोगे आप यहाँ पे, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला यूज करोगे आप। समझ गए बात को, कोई डाउट है किसी को इस बात में। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा आपसे अब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना इसको मन में कर सकते थे हम, कैसे कि 1 सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी 10, फिर 1 सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 30 और फिर 1 सेकंड बाद 40, तो यार 4 सेकंड है, 4 सेकंड बाद 40 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये वाला पार्ट तो एटलीस्ट करने की जरूरत नहीं थी, ये करने की जरूरत ही पड़ेगी आपको, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला आप इसी तरीके से करो, जल्दी होएगा। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगाओ इसके लिए। तो ये मन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकालने की कोशिश मत करो, कंफ्यूज हो गए आप। वैसे एक तरीका तो है लेकिन उतना ही टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। बिना इक्वेशंस के भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिखा नहीं रहा आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करो डिस्प्लेसमेंट तो, ठीक है ना। कितने टाइम बाद कितनी वेलोसिटी होगी ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला डिस्कशन। सुन आप, मान लो मैं यहां पर ये कह दूं आपको कि ये गाड़ी है, इसकी इनिशियल स्पीड है 40 या फिर 60 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल स्पीड कितनी बताइए 60, और रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ है इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है इसमें, ठीक है जी। ये बताइए आप मुझे, इस क्वेश्चन में फाइंड टाइम व्हेन कार स्टॉप, when the car stops, and find displacement before stop, find displacement before stop। ये वो पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है अभी, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 है।
सिंपल है यार। देखो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इनिशियल स्पीड कितनी है 60। हमें क्या पूछा कि जब गाड़ी रुक जाएगी, यानी फाइनल स्पीड दी हुई 0, फाइनल स्पीड दी हुई है और टाइम पूछा गया, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? फर्स्ट क्यों लगा रहे हो यार ये बताओ पहले तो? क्योंकि फाइनल स्पीड दी हुई है 0 और टाइम पूछा गया, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दोगे आप। v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये क्वेश्चन हो गया होगा आपसे ना। v 0 है, u कितने यहाँ पे 60 माइनस 10 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 6 सेकेंड्स, और डिस्प्लेसमेंट बिफोर स्टॉप बतानी है। थर्ड इक्वेशन लगा दो आप, फाइनल स्पीड दे रखी है 0, थर्ड इक्वेशन लग जाएगी। वैसे सेकंड भी लग सकती है क्योंकि टाइम आ गया आपके पास, टाइम आ गया तो सेकंड भी लग सकती है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 60 माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी बताइए यहाँ पे 10, और एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस कितना आएगा यहाँ पे 3600 डिवाइड बाई 20, 180 मीटर आ जाएगा, 180 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको? ये दोनों क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गए? क्वेश्चन नंबर 3, एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाना आप मुझे। एक बॉल है, उसको 0 स्पीड से छोड़ दिया। ए बॉल इज गिवन हियर, ये एक बॉल आपको दे दी गई, ठीक है। इसकी इनिशियल स्पीड क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। छोड़ दिया यार ऊपर से, नीचे ग्राउंड है भाई, ये नीचे ग्राउंड बना दिया, ये ग्राउंड बना दिया, बहुत ऊपर से छोड़ी गई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? 9.8 होता है, लेकिन 10 लेके चलेंगे। मतलब कोई भी चीज ऊपर से छोड़ोगे तो अर्थ की वजह से उसका एक्सेलरेशन होता है ऑटोमेटिक। अर्थ की वजह से नीचे आना तो अलग है, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई अर्थ की वजह से ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? बच्चा बोलता है बॉडी नीचे आती है। यार वो नीचे तो आती है, लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको, बहुत भी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई आपने। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कुतुब मीनार पे चढ़ के एक बॉल छोड़ दी, तो ग्रेविटी ने क्या किया? ग्रेविटी की वजह से नीचे आई। ये बात अधूरी है यार, मजा नहीं आया इस बात में। ये तो सबको पता है नीचे आती है। अर्थ की वजह से उसकी स्पीड नीचे तो आती है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती है नीचे आते वक्त, और हर सेकंड में 10 बढ़ जाती है उसकी स्पीड। हर सेकंड में क्या बढ़ जाती है? 10 बढ़ जाती है। जितनी देर के लिए हवा में रहेगी, 4 सेकंड के लिए रही, तो उसकी स्पीड 40 भी हो जाएगी। मतलब बढ़ती हुई स्पीड से बॉल नीचे आती है। अर्थ का काम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, इसका सही जवाब ये है कि सर बॉल नीचे तो आएगी, बढ़ती हुई स्पीड से नीचे आएगी, हर सेकंड में उसकी स्पीड 10 बढ़ जाएगी। ये बात पूरी हुई, ये वही बात मजे की, ठीक है ना। क्योंकि उस बात से कि वो नीचे आती है ये तो नहीं पता ना किस स्पीड से नीचे आती है, उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे आती है या घटती हुई स्पीड से नीचे आती है, बढ़ती हुई स्पीड से, पता तो नहीं लग रहा। अच्छा अब सुनो ध्यान से, बॉल को छोड़ा, आपको ये बताना है फाइंड, आपको ये बताना है इसके अंदर फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स। करो आप इस क्वेश्चन को, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स। अभी ग्राउंड बहुत नीचे है, टकराई नहीं है, ये मान के चलना आपको। ओके सुनो, इसके अंदर आपने क्या किया होगा बताइए। पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, यू की वी इक्वल टू यू प्लस एटी, यू की वैल्यू क्या बताइए 0। नीचे की तरफ कितने जाते हैं, स्पीड बढ़ रही होती है तो प्लस लिखोगे आप, स्पीड बढ़ रही है तो नीचे तो प्लस। यू हमेशा पॉजिटिव ही पुट करना है, कभी भी मैं यू नेगेटिव किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन वगैरह देख के आप यू नेगेटिव मत पुट करना सीख जाना, ठीक है ना। बॉल को चाहे नीचे की तरफ ऐसे फेंको, चाहे ऊपर की तरफ फेंको, चाहे इस तरफ स्पीड हो इनिशियल, चाहे इस तरफ हो, यू हमेशा क्या पुट करना आपको पॉजिटिव। स्पीड घट रही हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और स्पीड बढ़ रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बस यहाँ पे ए की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू 4, तो कितना आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। और फिर बताइए सेकेंड इक्वेशन लगा दो, यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0, हाफ ए की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू बताइए 4 सेकंड। सोल्व करो कितना आ रहा है यार। आप मुझे एक बात बताओ, जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया और ये थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप मैच करके देख लो, फर्स्ट और थर्ड में हल्का सा भी फर्क हो तो बता दो आप मुझे। लेकिन वो क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड का, और ये वाला क्वेश्चन किसका है बताइए? स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी का। ये वर्टिकल मोशन हो रही है ऐसे, ये अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड का क्वेश्चन जिस तरीके से सोल्व किया, अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हमने उसी तरीके से सोल्व किया। उसमें एक्सेलरेशन 10 दे रखा था, इसमें पता था हमें, उसमें कुछ भी, इसमें तो 10 ही फिक्स रहेगा, उसमें देना पड़ेगा सामने वाले को 10 20 5 बताना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। इसमें तो जो ना भी दिया हो तो भी 10 लगा देंगे, उसमें ऐसे नहीं लगा सकते, उसमें तो सामने वाले को बताना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ बोलो। 10 लेना आपको। एक्चुअली पहले पुराने ज़माने में लेते थे 9.8, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिस टाइप के, उनको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। मतलब जो प्रीवियस ईयर जो एनटीए वाले हैं, इनको मतलब नहीं है प्रीवियस ईयर से, इनको उस प्रीवियस ईयर से क्या मतलब, इनको मतलब नहीं है कैलकुलेशन से, इनको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखोगे पिछले 10 सालों के, इनको मतलब है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। 9.8 लेने से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो कोई आ गया तो आ गया यार, कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा तो भी इजीली हो जाए। आप एक काम करना, और मान लो बाय द वे 9.8 अभी आ गया अगर सपोज, खैर ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि आप 10 ही यूज़ करो, हो सकता है 9.8 से भी आंसर आता हो उसका एक्यूरेट तो, लेकिन आप 10 ले लेना, जो सबसे नज़दीक ऑप्शन दिखे उसको टिक मार्क कर देना, आपकी कैलकुलेशन तो आसान होगी। 9.8 को तो लिखा मिलेगा, और वैसे भी अगर 9.8 लेना हुआ तो हमारा आंसर उसके जो ऑप्शंस दिखाई देंगे ना 9.8 के मल्टीपल में दिखेंगे आपको। 9.8 या उसका हाफ कर दो 4.9, या उसका डबल कर दो, 9.8 का डबल होता है 19.6 होता है, तो 19.6 दिखेगा। तो 9.8 के मल्टीपल में, वो तो बाय प्रैक्टिस आपको पता लग जाएगा। ऑप्शन डेसिमल डेसिमल में दे रखे हैं तो यूज़ कर लो 9. ना तो 10 यूज़ कर लो यार, तो मैं तो हमेशा 10 यूज़ करता हूँ, और मुझे ये लगता है यार ये सबसे नज़दीक है, तो मतलब उसको टिक मार्क कर देते हैं। फिर 2 4 5 पॉइंट्स का कोई चक्कर नहीं पड़ता, 0.4 0.3 का फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको टिक मार्क कर दो, 10 लेके चलना है। ये किसी के मन में कोई और डाउट है? बढ़े आगे। अच्छा अब सुन लो, मैं ये बताना चाह रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फर्स्ट और थर्ड में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। और वो था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन किस चीज़ का था? मोशन ऑन ग्राउंड का। ये था स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है ना। अब सुनो अगला क्वेश्चन करके दिखाना जरा। मान लो यहाँ पे ये तो ग्राउंड है जी, और यहाँ पे एक बॉल को मैंने छोड़ दिया ऊपर से, फिर से एक बॉल को मैंने यहाँ से नीचे से ऊपर फेंक दिया भाई। ये बॉल थी एक, यहाँ से फेंका बॉल को, यहाँ से बॉल को फेंक दिया जी, यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया बॉल को। कितने से फेंक दिया? 60 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया उसको, ठीक है। आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ये बताना है फाइंड टाइम व्हेन इट स्टॉप, फाइंड टाइम व्हेन इट स्टॉप्स, व्हेन इट स्टॉप्स। और एक बताना है फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट। दूसरा क्वेश्चन ये बताना, करिए आप इसको। क्या कह रहे हो? टाइम व्हेन इट स्टॉप्स एट द टॉप। स्टॉप्स का मतलब ये टकराने के बाद तो रुकेगी रुकेगी, लेकिन व्हेन इट स्टॉप्स मोमेंटरीली, या फिर एट मैक्सिमम हाइट, व्हेन इट स्टॉप्स एट मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पर रुकेगी तब तक कितना टाइम लगेगा इसको। और शुरू में फेंका कहाँ गया इसको? t=0 पे फेंका गया। उस वाले टाइम को t=0 ही मानते हैं हम लोग, उस वाले टाइम को क्या मानते हैं हम लोग? t=0। चलो यार हो गया वही। सेकंड और फोर्थ सेम है यार, सेकंड में और फोर्थ में कोई फर्क नहीं है। सुनो आप, इसके अंदर जो है ना, पहली बात तो ये कि ऐसे कि बिल्कुल वर्टिकल, और इसकी जो स्पीड है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं बताइए क्या हो जाएगी? अभी 0 हो जाएगी भाई। ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड यहाँ पे पहुँच गई बॉल मान लो, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड क्या होगी इसकी? वही वाली बॉल बनाई है मैंने,
और ये हाइट है मैक्सिमम हाइट। ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ गई और इसकी स्पीड 0 हो गई अब, ठीक है जी। अब एक काम करो आप, इसमें टाइम पूछा है तो v इक्वल टू क्या लगा दोगे आप, u प्लस 80, v की वैल्यू 0, u कितना है यहाँ पे 60, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 10, और टाइम की वैल्यू निकालनी है। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए, टाइम की वैल्यू आएगी 6 सेकंड्स। 6 सेकंड्स के बाद, और यही हमने उसमें किया था सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्पीड घट रही है ऊपर जाने पे, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, यू की वैल्यू 60 माइनस का 2, ए की वैल्यू पुट करोगे 10 इंटू एस की जगह एच मैक्स पुट कर दो, सोल्व करो कितना आएगा यहाँ पर, ये 80 मीटर, यही मैक्सिमम हाइट है। इसमें और सेकंड में कोई फर्क 180 सॉरी, इसमें और सेकंड में कोई फर्क नहीं यार, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड है। आगे होगी बात समझ में आपको। ये मैंने बिल्कुल बेसिक बातें बताई है, वो बातें जो 9th वाले बच्चे को भी पता होती हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके, ये वाला करके दिखाना जरा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर देंगे इसको। ये ग्राउंड है जी, और ग्राउंड के ऊपर एक गाड़ी है, सुन आप, ये गाड़ी यहाँ पे, ये वाली जो गाड़ी है ना, इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रिटार्डेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसमें एक तो बच्चा ये पूछता है कि सर इस आपने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है, हम कैसे मान ले, इनिशियल तो सर हमेशा 0 होती है किसी भी चीज़ की। इनिशियल तो ये गाड़ी कभी ना कभी तो बनी होगी, या फिर बनते ही 60 से चल पड़ी है। जब बनी थी तब तो रुकी हुई थी, और जब रुकी हुई थी तो इसकी इनिशियल स्पीड उस टाइम 0 थी। तो इनिशियल वो इनिशियल लो ना आप, ये वाली इनिशियल 60 क्यों ले रहे हो, बाद में चला दी किसी ने 60 होगी तो उसका क्या करें, बिल्कुल शुरुआत में तो 0 थी। तो सर हर एक की इनिशियल स्पीड मेरे हिसाब से 0 ही होनी चाहिए। बात तो सही है भाई यार। सुनो, ये वेलोसिटी तब की होती है जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई है, जब ने देखना शुरू किया किसी नए ऑब्जर्वर ने। मान लो कि एक स्कूटर वाला है, वो बस स्टैंड से चला, ठीक है। बस स्टैंड पे उसकी स्पीड थी 0, डाबड़ा चौक पे उसकी स्पीड थी 40, और यहाँ इंस्टीट्यूट के आगे से निकला तब उसकी स्पीड थी 20। मैंने तो तब देखा उसको जब मैंने अपने बस सेंटर के सामने था, मैंने देखना ही तब शुरू किया, मैंने ऑब्जर्वेशन ही तब स्टार्ट की उसकी। तो मेरे लिए इनिशियल क्या है उसकी 20। मैं जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो इनिशियल 20 लेके चलूंगा। और जो डाबड़ा चौक पे जो बंदा है उसके लिए इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, उसने देखा था उसको, देखिए 40 स्पीड देखी थी उसने तो शुरुआत में, तो ऑब्जर्वेशन ही तभी स्टार्ट हुई है उसके लिए। तो उसके लिए इनिशियल क्या है 40। तो इनिशियल का मतलब क्या है, जब से ऑब्जर्वेशन की स्टार्टिंग हुई है, समझ में आ गई होगी आपको। और फाइनल का मतलब ये है कि जब हमारी ऑब्जर्वेशन बंद हो गई। फाइनल तो आपको कहोगे सर फाइनल तो कभी ना कभी तो रुकेगी है, जिंदगी भर चलती तो रहेगी नहीं है। तो यार फाइनल ये बात तो सही है, कभी ना कभी रुकेगी वो गाड़ी, ठीक है। ड्राइवर को भी सोना है गाड़ी घर पे खड़ी करके, तो वो फाइनल नहीं लेनी आपको जब हमारी ऑब्जर्वेशन बंद होगी। अभी जैसे कि ना क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बच्चा क्या बोलता है कि मैंने जैसे मैं इसमें ना क्वेश्चन दिया, मान लो मैंने कि यहाँ पे एक बॉल के ऊपर फेंक दिया, वो बॉल ऊपर जाके आई नीचे, ठीक है ना। बच्चा फाइनल स्पीड हमेशा 0 ले लेता है इसकी। सर वो टकराएगी, टकराती रुक जाएगी सर, तो फाइनल तो 0। यार वो टकराने से पहले की बात हो रही होती है बहुत बार, टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी, हमारी ऑब्जर्वेशन ही वहीं तक हुई है। टकराने के बाद क्या होगा तुमने देखा ही नहीं, ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। चलो एनीवे, अब सुनो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या है, सुनो आप। एक गाड़ी है, उसकी इनिशियल स्पीड है 60, रिटार्डेशन है 10 का। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड्स। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 8 सेकंड्स। इन फर्स्ट 8 सेकंड, 8 सेकंडों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए आप इसके, करिए सॉल्व।
8 सेकंडों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। हो गया? क्या क्या आंसर आ रहे हैं? पहला कौन सा रहा है? एक तो 200 आ रहा है, दूसरा 160, 200 और 160 दो आंसर आ रहे हैं। कितनों के आगे? 200 और 160। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। सुनो आप, पहली बात तो ये कि इसमें डिस्टेंस वर्ड यूज कर दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस वर्ड यूज करें तो आप पहले ये देखा करो, पहला ध्यान कि ये गाड़ी सिर्फ सीधी सीधी जा रही है या बीच में वापस भी लौटी है। तो अगर सीधी सीधी जा रही हो तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो सेम ही होगी दोनों की वैल्यू। फिर सेकंड इक्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। अभी बाय द वे क्या हो रहा है कि गाड़ी वापस आएगी, आपको पता है इस बात का, गाड़ी पक्का वापस आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है, पहले स्पीड को घटा घटा के जीरो कर देगा, फिर इसको वापस भी लेके आएगा। जैसे हम किसी बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो तुरंत नीचे आना क्यों नहीं? अब एक बात बताऊं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ग्रेविटी नीचे लेके आती है, तो मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका 100 की स्पीड से, तो उसको तुरंत नीचे क्यों नहीं लेके आई? ऊपर ही क्यों जा रही है? अब तो ग्रेविटी नीचे नहीं लेके आ रही। तो ये बोलना गलत होगा कि किसी बॉडी ग्रेविटी जो है वो बॉडी को नीचे लेके आती है, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि फेंक दिया 100 से, अब नीचे तो नहीं लेके आ रही। इसका सही जवाब ये है कि ग्रेविटी किसी ऊपर जाती हुई चीज का जो एक्सेलरेशन है उसकी स्पीड कम करती है 10 के रेट से, और अगर उसकी स्पीड 0 है तो अगर वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 10 के रेट से बढ़ाएगी, और ऊपर जा रही होगी तो 10 के रेट से स्पीड घटाएगी। अब इसके अंदर सुनो, यहाँ पे ये बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है 8 सेकंड्स में। डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट तो जब आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, टाइम की वैल्यू 8 फुट करोगे, तो ये जो फॉर्मूला ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कितना गई, कितना आई, कितना क्या हुआ। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो मिनिमम गैप है वो बता देगा आपको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो सारी कैलकुलेशन करके अपने आप बताएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट तो मतलब फॉर्मूला तो लगा ही दो, मतलब सोचने की जरूरत नहीं कितना आगे गई कितना पीछे आई, सीधा लगा दो आप। t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 8 तक, ठीक है, लगा दो आप। u की वैल्यू क्या लिखोगे? 60, टाइम की वैल्यू 8 माइनस हाफ, a की वैल्यू 10 और यहाँ पे 8। सोल्व करो, कितना आएगा यहाँ पे? 480 माइनस में 320, कितना आंसर आएगा? इसमें तो आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना, ये तो आ गया, बस आंसर आ गया। इसमें गाड़ी से जाके वापस आ रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो यार, सोचना ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, एक काम करते हैं पहले तो सुनो, पहले काम करो, इसकी स्पीड भाई घटते घटते क्या हो जाएगी? पहले 0, कितने टाइम बाद? 6 सेकंड बाद इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? घटते घटते 0, यहाँ तक पहुँच गई मान लो ये। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद, यहाँ तक पहुँच गई वो, यहाँ तक पहुँचने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? यहाँ पे स्पीड होगी जिसकी 0। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? अब ये मतलब है ना बैक मारेगी ऐसे, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये पीछे की तरफ जाएगी अब, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसको पीछे की तरफ लेके जाओ आप। यहाँ पे ना इसको ही दोबारा बना लो नीचे, और उल्टा ही लगा देते हैं यार। उल्टा लगाने में क्या जाता है, समझ लो कि यार ये उल्टी भी चलती है, कोई बात नहीं, होगी सीधी। ये गाड़ी अब उल्टी उल्टी चलेगी भाई, ये
ठीक है ना। अब मुझे वो पलटना नहीं आता ना उसको, तो इसमें काम चला लो आप। इसके अंदर एक बात बताइए, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या बताइए, 0, यहाँ पे स्पीड क्या है इसके भी 0। अब इस तरफ एक्सेलरेशन कितने का होगा इसका, 10 का होगा यहाँ पे अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 का होगा। यहाँ आ गई भैया, हाँ जी यहाँ पर आ गई गाड़ी। पढ़ाने में सिर्फ मजे ले रहे हो आप, गाड़ियाँ पलट पलट के देख रहे हो। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ स्पीड जो है ये बताइए आप, ये ऐसे जा रही है गाड़ी, इसकी स्पीड इस तरफ जाने पे क्या होगी अभी, बढ़ेगी यार, मानते कि नहीं मानते आप। जिस रेट से स्पीड घटी थी उसी रेट से बढ़ेगी। अब यहां पे स्पीड 0 कितने टाइम बाद हुई है पहले तो ये बता दो आप। t = 6 सेकंड, 6 सेकंड तक स्पीड, 6 सेकंड बाद स्पीड 0 होगी इसकी। यहाँ पे टाइम t = 0 था, ये 6 सेकंड में कैसे है, फर्स्ट इक्वेशन लगा के देख लो यार। v यहाँ से लेके यहाँ तक v = u + 80 लगा दो, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 60, a की वैल्यू -10 पुट करोगे तो टाइम की वैल्यू 6 सेकंड आ जाएगी। ये बात समझ आती है आप सबको। 6 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई, लेकिन रुकी नहीं, बैक मारना शुरू होगी अब 10 की रेट से। अब उसकी स्पीड ना वापसी में बढ़ेगी, हर सेकंड में 10-10 बढ़ती जाएगी। अब समझ रहे हो बात को। अब यहां पे अब लेकिन डिस्कशन कितने टोटल कितने टाइम में करना है, तो ये t = 6, इसको ना t = 6 है तो ये वाला टाइम यहाँ पे मान लो t = तो 2 यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा इसको, 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे। 2 सेकंड बाद स्पीड अगर पूछे तो कितनी हो जाएगी इसकी, 20। खैर हमें स्पीड तो बतानी ही नहीं थी, 8 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी वो तो बताना ही नहीं हमें। 8 सेकंड बाद स्पीड पूछता तो 20 होगी इस तरफ। अब आप एक काम करो, इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट तो अलग से निकाल लो आप, ठीक है ना। ये वाली S1 पहली 6 सेकंड होगी, और यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट अलग से निकाल लो S2। ये वाली S1 जाने की अलग से और S2 आने की अलग से, और इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर यही, तभी आंसर आएगा आपका। जाने की अलग से और आने की अलग से डिस्प्लेसमेंट। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को सोल्व पता कैसे करोगे आप। इसमें आपको पहले तो t = 0 से लेके t = 8 तक लगाओगे आप। t = 0 से लेके t = 6 तक, सॉरी 0 से लेके 6 तक कौन सी इक्वेशन लगाओगे आप। सेकंड लगा दो चाहे थर्ड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड लगा लो यार। s = ut + ½ u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन कितना 10, टाइम की वैल्यू 6 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर, ये 180 मीटर आ जाएगा। क्या कह रहे हो, ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया। अरे इनिशियल स्पीड तो मैंने लिखी नहीं, 0 कैसे लिख दी थी। इनिशियल स्पीड कितनी थी, देखो यहाँ पे क्या करो, ut + ½ AT², u की वैल्यू क्या हो गया, u की वैल्यू 60, टाइम की वैल्यू बताइए आप 6 माइनस में हाफ, a की वैल्यू, टाइम की वैल्यू। आप सोल्व करो, पहले पता नहीं क्या कर दिया था। कितना आएगा यहाँ पर, ये 180 मीटर आएगा, 180 मीटर आएगा इसका। यहाँ से 0 से लेके 6 तक इसने पहले तो 180 मीटर आगे गई है। अब ये देखो पीछे कितना गई है ये, अब पीछे निकालना है कितना गई है ये, सोल्व करते हैं इसको। क्या कह रहे हो, सुन अब कैसे करोगे आप इसको। यहां से यहां तक t = 6 से लेके t = 8 तक करना। अब t = 6 से लेकर t = 8 तक। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ना यहां से यहां तक लगा दो सेकंड इक्वेशन, s = ut + ½ AT²। अब एक बात बताओ, u की वैल्यू कौन सी लोगे, ये वाली या फिर यहां वाली, यहां वाली लोगे ना आप। यहां वाली क्यों लोगे बताओ, क्योंकि t = 6 हमारा इनिशियल है और ये वाली फाइनल पोजीशन है,
ठीक है ना। पहले इंटरवल अलग था, अब इंटरवल है 6 से 8, तो 6 वाला इनिशियल और 8 वाला फाइनल। मैं एक ही क्वेश्चन में मैं 4 बार अलग अलग इंटरवल ले सकता हूं। मान लो मैं इसी में इंटरवल लेता 3 से 5, तो t इक्वल टू 3 वाला इनिशियल मोमेंट हो जाता, t इक्वल टू 5 वाला फाइनल हो जाता। समय किसी भी क्वेश्चन में फिक्स नहीं होता कि यही इनिशियल रहेगा पूरे क्वेश्चन में, ये पूरे क्वेश्चन फाइनल रहेगा। वो तो डिपेंड करता है आप इक्वेशन कहां से कहां तक लगा रहे हो। अभी इक्वेशन कहां से कहां तक लग रही है, t इक्वल टू 6 से लेकर t इक्वल टू 8 तक इक्वेशन लग रही है, तो t इक्वल टू 6 वाली जो वेलोसिटी है वो इनिशियल हो जाएगी, t इक्वल टू 8 वाली वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी। अब सुनो, u की वैल्यू क्या, यहां वाली वेलोसिटी पुट करोगे 0। अच्छा, अब स्पीड बढ़ रही है इसकी, पहले स्पीड क्या थी इसकी, कम हो रही थी, अब स्पीड क्या हो रही है इसकी, जा किस तरफ रही है उससे कोई मतलब नहीं है साइन को लेके, स्पीड घटने या बढ़ने से मतलब है। यहां बढ़ रही है तो क्या लिखोगे आप, a की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू 2 सेकंड। अरे यहां से यहां तक लगे तो 2 सेकंड ही है ना, तो क्या आंसर आएगा इसका 20 मीटर। अब बताओ 180 मीटर जाने का और 20 मीटर बैक आने का, तो 180 प्लस 20 कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ पे, S1 प्लस S2, S1 प्लस में S2 कितना आएगा यहाँ पर, 180 प्लस में 20, कितना आंसर आएगा 200 मीटर। को यार एक बार इसमें एक आधी बार बच्चा पता है क्या डाउट पूछता है, सर आपने 0 से लेके 8 तक लगाई थी इक्वेशन, 0 से 8 तक, 0 से 8 के दौरान 0 से 6 तक तो ये स्पीड घट रही थी और 6 से लेके 8 तक बढ़ रही थी, तो यहाँ पे परमानेंट आपने लेकिन नेगेटिव पुट कर दिया। समझ में आ रही है बात आपको। अगर ऐसा हो रहा हो ना कि आधे रास्ते घट रही है और आधे रास्ते बढ़ रही है, और सेकंड इक्वेशन पूरे पे लगानी पड़ जाए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो शुरुआत वाली ले लोगे बस। समझ में आ रही है, शुरुआत में क्या हो रही थी, घट रही थी ना, बस वही ले लो आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट है किसी के मन में, कुछ पूछना हो तो बताओ। ये वाली जो क्लास थी सुनो आप, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इक्वेशंस की प्रैक्टिस करवाई है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कोई नई बात नहीं बताई, कोई ट्रिक नहीं बताई। अभी तो इसकी कम से कम भी 3 क्लासेस और लगनी है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस अलग से लगेंगी DTS को लेके। मतलब इसकी पता नहीं अभी तो कितने सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये वाली क्लास किस चीज़ की थी बताइए, जिसमें इक्वेशन और मोशन बता के उनकी प्रैक्टिस करवाई गई है। और इसकी पहली जो DPP है उसका पर्पज़ यही है कि इक्वेशंस और मोशन याद हो जाएं और उसकी प्रैक्टिस आप कर लो। अगली कल की जो क्लास है उसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स होंगी, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कैसे सॉल्व करें सेकंडों में, वो हम करेंगे। इसके अलावा अभी ना 3-4 दिन तक ना ट्रिक चलेंगी लगातार ही, अगली 3 क्लासेस में लगातार ट्रिक चलने वाली हैं। समझ में आ गई बात आपको, किसी के मन में कोई डाउट, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।